So SK21 paper number 2. uh, okay, osmotic diuretic acts on which part of the nephron? तो osmotic diuretics जो है वो आपके साथ proximal convoluted tubule पे काम करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है मैनिटोल। ऑस्मोटिक डायूरेटिक मैनिटोल जो है वो काम करता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे। पेशेंट कम टू द इमरजेंसी विद एस्पिरिन ओवरडोज, व्हाट शुड बी डन टू रिवर्स एस्पिरिन टॉक्सिसिटी? ठीक है, एस्पिरिन टॉक्सिसिटी का एंटीडोट या एस्पिरिन टॉक्सिसिटी में हम क्या देते हैं पेशेंट को? आईवी सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। दिस इज़ द एंटीडोट फॉर एस्पिरिन, तो यह आपने रट्टा करना है। मिडल एज मैन केम टू द हॉस्पिटल फॉर चेकअप, ही टोल्ड दैट ही इज़ हैविंग फॉरगेटफुलनेस, इचिंग एंड डायरिया फॉर फ्यू वीक्स, विच वाइटामिन इज़ द मोस्ट लाइकली डेफिशिएंट इन दिस पेशेंट? ठीक है, तो यहाँ पे डायरिया, forgetfulness means dementia, और itching means dermatitis, ठीक है। तो these are typically seen in pellagra which is associated with niacin, ठीक है। Few friends went for dinner together and they all ordered Chinese food including fried rice, shashlik sticks and chicken chili dry. After that, all developed same complaints of diarrhea, vomiting and abdominal pain. On investigation, infection caused by Bacillus cereus was revealed. Which food item can be the main culprit? तो Bacillus cereus में आप याद रखें कि rice cereus, जब भी rice होगा तो rice is the main culprit, ठीक है। तो it causes Bacillus cereus, तो इसमें होगा fried rice is the main culprit that causes Bacillus cereus. पेशेंट है वो एंटी टीबी ड्रग्स ले रहा है एंड अभी उसको एक एक्सक्रूशिएटिंग पेन है इन द बिग टो। गाउट की बात कर रहे हैं, तो कौन सा एंटी टीबी ड्रग है जो गाउट कॉज करता है? दैट इज़ योर पायराजिनामाइड, ठीक है। ई फॉर इथम्ब्यूटोल आई के साथ इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आइसोनियाजिड जो है वो आपके साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथीज करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन आप प्रेगनेंसी में देते हो। रिफाम्पसिन के बारे में आप याद रखो कि इट प्रोड्यूसेस ऑरेंज कलर यूरिन, ठीक है। पेशेंट ऑफ क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस विच डिफिशेंसी इज़ मोस्ट लाइकली सीन? क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस में आपने याद रखना है कि जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं उनकी डिफिशेंसी होती है। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन से हैं? ADE, तो वाइटामिन डी इज़ योर आंसर। अच्छा, हैंडीकैप बॉय प्रेजेंट्स इन हॉस्पिटल विद abdominal पेन, हिज स्टूल शोड वाइट फाइन थ्रेड लाइक वॉर्म्स। अभी हैंडीकैप बॉय है, उसको एब्डोमिनल पेन है और उसमें आपको वाइट फाइन थ्रेड लाइक वॉर्म्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो वाइट फाइन थ्रेड लाइक वॉर्म्स में आपने क्या देना है? आपने इसमें देना है मेबेंडाजोल। ये वाइट फाइन थ्रेड लाइक वॉर्म्स जो है ये पिन वॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। पिन वॉर्म इज़ एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस, ठीक है। और जब भी आपको टैप वॉर्म के बारे में बात करते हैं तो उसमें प्राजिक्वांटिल इज़ ग्रेटर देन निक्लोसमाइड। यू हैव टू चूज़ प्राजिक्वांटिल फर्स्ट, फिर अगर ये ऑप्शंस में ना हो देन गो फॉर निक्लोसमाइड, ठीक है। तीसरी बात ये है कि हम मेट्रोनिडाज़ोल कब देते हैं? ये आपके साथ एंटी प्रोटोजोवल है और एंटीबायोटिक है, और एसाइक्लोवेर आपने वायरल केसेस में देना होता है। बॉय केम फॉर एक्सिजन of a swelling on forehead, specimen showed anastomosing vascular channels with flattened endothelium. This is most likely, तो ये जब भी आपको एक फोरहेड पे स्वेलिंग नज़र आए, ठीक है, फिर उसमें एनास्टमोसिंग वेस्कुलर चैनल्स आपको नज़र आए, वेस्कुलर चैनल, दिस इज़ अ टिपिकल केस ऑफ हेमेंजियोमा। हेमेंजियोमा मोस्ट कॉमनली आपके साथ फोरहेड पे होता है, ठीक है। और इसमें आपको वेस्कुलर चैनल्स नज़र आते हैं जो कि लाइंड बाय फ्लैटेंड एंडोथीलियम, ठीक है। लियोमायोमा क्या है? ये एक बिनाइन स्मूथ मसल ट्यूमर है। लाइपोमा जो है आपके साथ कंपोज्ड ऑफ मैच्योर एडिपोज टिश्यूज़। सिबेशियस सिस्ट जो है उसमें स्क्वेमस एपिथेलियम होता है फिल्ड विद केराटिन। एंजियोसार्कोमा जो है ये भी वेस्कुलर है और इसमें आपको एटिपिकल एंडोथेलियल सेल्स नज़र आएंगे, इनफिल्ट्रेटिव ग्रोथ पैटर्न नज़र आएगा और सेलुलर एटीपिया नज़र आएगी, ठीक है। अच्छा, फीमेल वेंट टू मीट हर पेरेंट्स आफ्टर फ्यू डेज शी बिकेम अनवेल, हर इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन, व्हाट कुड हैव बीन
द कॉज। ठीक है, तो हेपेटाइटिस सी है यूज़ ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। हेपेटाइटिस ई जो है फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, use of contaminated water. A clinician noticed reports of a patient which showed the following picture 6 months ago: HBS AG positive, HBE AG positive, HBS एंटीबॉडी जो है नेगेटिव है, एच डी एंटीजन जो है आपके साथ नेगेटिव है। नाउ ही प्रेजेंट्स विद दिस रिपोर्ट एच बी एस ए जी। अच्छा, उसको हेपेटाइटिस डी हुआ है और यहाँ पे हेपेटाइटिस बी, तो ये को इन्फेक्शन ऑफ बी एंड डी हो गया। ठीक है, सुपर इन्फेक्शन, सॉरी ये मैंने नहीं देखा था, सुपर इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस डी ओवर हेपेटाइटिस बी। सही है, तो पहले उसको जो है हेपेटाइटिस बी हुआ था, उसके ऊपर उसको हेपेटाइटिस डी हो गया। हेपेटाइटिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जो नवंबर अटेम्प्ट था, 2 क्वेश्चंस आए थे ऑन हेप बी सीरोलॉजी पे। ठीक है, तो इसमें आपने लाजमी याद रखना है कि जब कोर के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी तो कौन सा केस होगा, जब सरफेस के अगेंस्ट एंटीजन या एंटीबॉडीज़ होंगी तो कौन सा स्टेट होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, और ये तो बिल्कुल सिंपल था, पहले हेपेटाइटिस डी से इन्फेक्ट हुआ, फिर हेपेटाइटिस बी के बारे में बात की। ठीक है, तो दिस इज सुपर इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस डी और हेप बी। Patient presents to the hospital with complaints of epigastric pain and dyspepsia. He has no other complaints and give history of on and off NSAIDs used for the last 5 years. Pain is aggravated on empty stomach and relieved by taking antacids. तो इसमें आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, इसको एपिगैस्ट्रिक पेन डिस्पेप्सिया है और इसने स्टीरॉइड्स वगैरह या एनएसएड्स वगैरह भी यूज़ किए हैं, तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एच पाइलोरी सस्पेक्ट करना है, उसमें आपने स्टूल फॉर एच पाइलोरी एंटीजन भेजना है। ठीक है, अभी एक्सप्लेनेशन में क्या है कि इन डिस्पेप्सिया देर इज़ सस्पेक्टेड पीयूडी विदाउट रेड फ्लैग्स। तो पहले आप एच पाइलोराई को रूल आउट करो using a non-invasive method like stool antigen test और यूरिया ब्रेथ टेस्ट। पाकिस्तान में ये यूरिया ब्रेथ टेस्ट इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता। ठीक है, एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी आर डायग्नोस्टिक एंड शुड बी डन फॉर अदर रेड फ्लैग्स लाइक ओल्ड एज ब्लीडिंग और वेट लॉस। प्राइमोडियल जर्म सेल कहाँ से डिराइव होता है, तो ये प्योरली रट्टा है, आपने इसको याद रखना है कि प्राइमोडियल जर्म सेल है ये आपके साथ एपीब्लास्ट से डिराइव होगा। एपीब्लास्ट प्राइमोडियल जर्म सेल। ठीक है, और जो प्राइमोडियल फॉलिकल है उसमें मीजोडर्म। ठीक है, जर्म सेल की बात करें एपीब्लास्ट, प्राइमोडियल फॉलिकल की बात करें मीजोडर्म। ठीक है, फॉलिकल में मीजोडर्म, germ cell में epiblast. 18-year-old girl who had migrated from Taiwan 8 years ago. She has weak pulses and imaging showed vascular stenosis in branches of aorta in the upper extremities. अच्छा, ताइवान से एक 18-year-old गर्ल आई है और उसमें आपको वीक पल्सेस नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ द मेन की वर्ड, वीक पल्सेस आपको कहाँ मिलते हैं, आपको टकायासू में मिलते हैं। ठीक है, और वेस्कुलर स्टिनोसिस भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जब भी वीक पल्सेस का नाम आए, वेस्कुलाइटिस के बारे में पूछे तो डायरेक्टली गो फॉर टकायासू। सेकेंडली इसमें फ़ीमेल, यंग फीमेल होगी, एशियन ऑरिजिन, स्टिनोसिस ऑफ एओर्टिक ब्रांचेस स्पेशली अफेक्टिंग द अपर लिम्ब पल्सेस। ठीक है, स्टिनोसिस की वजह से उसका पल्स वीक हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम पल्सलेस डिजीज़ भी कहते हैं। तो दैट्स वाई आपने क्या करना है, जब भी आप लो पल्स या पल्सलेस देखें और वेस्कुलाइटिस के बारे में पूछें तो गो डायरेक्टली विद टकायासू डिजीज़। ठीक है, फिर आते हैं नॉन केसिएटिंग ग्रैनुलोमा। तो ये तो बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है पार्ट 1 में। नॉन केसिएटिंग सार्कोइडोसिस में होगा, केसिएटिंग आपको टीबी में मिलेगा। ठीक है, patient came to the emergency and he was sent to operation theatre for appendectomy. He is young male with no comorbidities according to ASA physical status classification. Which category, तो ये रट्टा है, क्लासिफिकेशन देखनी है तो देख ले। ठीक है, दिस इज़ 1E।
समटाइम्स लाइक ये आपको 200 MCQs में सारे के सारे तो इस तरह आसान नहीं देंगे, तो ये उस टाइप का MCQ है कि आपसे ये गलत कोई ना कोई MCQ आपसे गलत करवाएंगे, ठीक है। तो इफ़ यू नो दिस वेल एंड गुड, इफ़ यू डोंट नो इट जस्ट इसकी क्लासिफिकेशन दे के एंड मूव ऑन। अ यंग कपल केम टू द फर्टिलिटी क्लिनिक for infertility evaluation. Lady is young female with normal cycle and flow. Which investigation should be done next? तो फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी एवेलुएशन के लिए हम डे 21 पे प्रोजेस्ट्रॉन लेवल देखते हैं, ठीक है। डे 21 पे प्रोजेस्ट्रॉन हम इट इज़ द बेस्ट टू कंफर्म ओव्यूलेशन इन अ वुमेन विद रेगुलर साइकिल, ठीक है। मिड ल्यूटल फेज अराउंड 21 इन 28 डे साइकिल, और इसमें प्रोजेस्ट्रॉन पीक होता है। मिडिल एज मैन इज सफरिंग फ्रॉम erectile dysfunction for which he comes to the hospital. His hormonal profile is normal. Which of the following is biologically active form of androgen in target tissues? एक्टिव फॉर्म ऑफ एंड्रोजन जो है ये आपके साथ DHT की बात कर रहे हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन का जो एक्टिव फॉर्म है दैट इज़ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, और एरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज करवाएगा, और बस इतना ही है। Sexually active female was diagnosed with lower UTI. Her urine culture report shows growth of an organism on chocolate and McConaughey agar. Non-lactose fermenting strongly urease positive. बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपने याद रखना है कि यूरिएस पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव रॉड है, दैट इज़ योर प्रोटियस मिराबिलस। प्रोटियस मिराबिलस इज़ यूरिएस पॉजिटिव and Proteus urease positive, and it is a gram negative rod. अच्छा, Huntington disease is an example of a trinucleotide repeat, ठीक है। Which of the following is also of the same category? तो जो trinucleotide repeat है वो आपको fragile X में भी मिलते हैं। Man weighing 70 kg has a total body water of 42 liter. What is the approximate volume of his ECF compartment? तो ये आपको याद रखना है कि ECF में 14 लीटर होता है, ICF में 28 लीटर होता है। ये 14 लीटर पर आपके साथ दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, प्लाज्मा में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। जो प्लाज्मा है वो आपके साथ 3.5, इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपके साथ 11.5 होगा, ठीक है। A patient is having headache, confusion and blurring of vision. Examination reveal his ICP is raised. Which fluid compartment is most likely increased here? तो जब भी पेशेंट का ICP रेज्ड होगा तो, और फ्लूइड कंपार्टमेंट की बात करें तो ट्रांससेलुलर फ्लूइड। आपने याद रखना है कि जो CSF है इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांससेलुलर फ्लूइड। यहाँ पे CSF की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, a child is undergoing tonsillectomy during procedure. Surgeon notice bleeding from left tonsillar artery. तो जो लेफ़्ट टॉन्सिलर आर्टरी है इसके लिए आपने एनाटमी देखनी है, ये किस चीज़ की ब्रांच है, दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन accompanies द इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ऑफ द कोरोनरी आर्टरी? एंटीरियरली इंटरवेंट्रिकुलर के साथ ग्रेट कार्डियक वेन होता है या लैड, ठीक है। यहाँ पे लेफ़्ट एंटीरियर के साथ ग्रेट कार्डियक वेन होगा। अच्छा, फीमेल पेशेंट कम्स फॉर कार्डियक एवेल्युएशन एंड वाज फाउंड टू हैव सुप्रावल्वर एओर्टिक स्टेनोसिस, इंक्रीज्ड लेफ्ट प्रेशर एंड कार्डियक हाइपरट्रॉफी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स विल शो इंक्रीज बायोसिंथेसिस इन रिस्पॉन्स टू दीज फाइंडिंग, ठीक है। तो कार्डियक एवेल्युएशन के लिए आई है, एओर्टिक स्टेनोसिस है, लेफ्ट हार्ट प्रेशर और कार्डियक हाइपरट्रॉफी है, तो इसमें मायोसिन याद रखना है। कौन सा प्रोटीन विल शो इंक्रीज बायोसिंथेसिस? दैट इज़ मायोसिन, ठीक है, क्योंकि मायोसिन हैवी चेन्स जो है मैसेंजर RNA एंड प्रोटीन्स इंक्रीज विद प्रेशर ओवरलोड हाइपरट्रॉफी की वजह से आपके साथ मैसेंजर RNA प्रोटीन्स और मायोसिन ज़्यादा हो जाते हैं। A female had a bout of hysteria. After that her pH was more than 7.4. हिस्टीरिया में आपने बस ये रट्टा करना है कि इसमें आपके साथ क्या होगा, इसमें आपके साथ रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होता है, ठीक है।
हिस्टीरिया में क्या होता है? रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस। 16-year-old girl avoid gym's classes due to complaint of easy fatigability and dizziness after exertion. On examination, she has no anemia or cardiac issue. Labs reveal lipid vacuoles in muscle biopsy, elevated triglycerides, borderline low glucose. What is the most likely cause? ठीक है, तो अभी उसको डिजीनेस, फैटिगेबिलिटी है आफ्टर एक्सर्शन, और लिपिड वगैरह, लिपिड वैक्यूल्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि मसल बायोप्सी पे आपको लिपिड वैक्यूल्स और ट्राइग्लाइसराइड्स नज़र आ रहे हैं। तो ये आपके साथ है कार्निटीन डिफिशिएंसी। कार्निटीन डिफिशिएंसी में क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को कम कर देता है, जिसकी वजह से लिपिड एक्यूमुलेट हो जाएगा मसल में और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है ड्यू टू इम्पेयर्ड एनर्जी प्रोडक्शन। The mesenchyme from which bone and connective tissue arise is primarily derived from which of the following embryonic source? अच्छा, mesenchyme from which bone and connective tissue, bone और connective tissue आपके साथ mesoderm से derive होते हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल है ये डिराइवेटिव्स, बट ये आपने पार्ट 1 के लिए याद करने हैं, ठीक है। एक्टोडर्म के कौन से डिराइवेटिव्स हैं? एंडोडर्म के और मीजोडर्म के। जो फर्स्ट एड है इसमें इसका एक बहुत अच्छा टेबल दिया है, ठीक है। उसमें 2-3 निमोनिक्स भी दिए हैं, एल्मोपासिस और वैक्ट्रल, ठीक है। तो ये आप देख लें फिर फर्स्ट एड से, और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। बस आपने इसको रट्टा ही करना है। 35-year-old woman presents with intermittent dizziness, a sense of fullness in the left ear, tinnitus, and unilateral hearing loss. On examination, she has right beating horizontal nystagmus. Which of the following is the underlying pathology? ठीक है, तो underlying pathology इसमें क्या होगा कि एक पेशेंट है, वुमेन है, उसको डिजीनेस हो रही है, फुलनेस है लेफ़्ट ईयर में, ठीक है, और यूनिलैटरल हेयरिंग लॉस है। तो इसका मतलब है कि इंक्रीज प्रेशर और वॉल्यूम इन द एंडोलिम्फ इन द लेफ़्ट ईयर। जब एंडोलिम्फ में वॉल्यूम और प्रेशर ज़्यादा होगा तो पेशेंट को डिजीनेस, फुलनेस, टेनाइटिस वगैरह के साइंस आएंगे। हॉरिजॉन्टल निस्टैगमस भी हो सकता है या होगा इसमें, ठीक है। तो ये आपके साथ क्या हुआ है कि प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द एंडोलिम्फ आपके साथ बढ़ गया है, ठीक है। दिस इज़ सिनेरियो ऑफ मेनियर्स डिजीज़, और उसमें इंक्रीज एंडोलिम्फ वॉल्यूम और प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से आपके साथ ये साइंस होते हैं। जो एक्यूट अटैक्स हैं उसमें निस्टैगमस वगैरह होता है, और आपके साथ beats away from the affected ear due to relative vestibular hypoactivity on that side. अच्छा, a child admitted to the hospital was found to have bruises on the leg, bone pain and hepatosplenomegaly. बोन मैरो एग्जामिनेशन में आपको रिंकल्ड सेल्स नज़र आए, तो जब भी आपको रिंकल्ड सेल्स नज़र आए, दिस इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ गॉशर्स डिजीज़, ठीक है। ये डिजीज़ के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्केची माइक्रो की वीडियोस देखें, तो ये आपसे फिर कभी भी नहीं बोलेंगे। हर्लर और हंटर है, ठीक है, उसमें एक में कॉर्नियल क्लाउडिंग होती है, और जो हंटर है उसमें कॉर्नियल का क्लाउडिंग नहीं होती, ठीक है। नीमन-पिक डिजीज़ है, ठीक है, नीमन-पिक का भी एक स्केची डायग्राम है। और फिर उसके बाद आपके साथ गॉशर्स डिजीज़, टे सैक्स डिजीज़, ठीक है। तो ये रिंकल्ड सेल्स आपको मिलेंगे गॉशर्स डिजीज़ में, ठीक है। उसमें आपको हेपेटोस्प्लिनोमेगैली भी नज़र आती है, लिपिड लेडिंग मैक्रोफेजेस और क्रम्पल टिश्यू पेपर साइटोप्लाज्म आपको नज़र आता है, ठीक है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टिश्यू पेपर साइटोप्लाज्म या रिंकल्ड साइटोप्लाज्म आपको मिलता है गॉशर्स डिजीज़ में, ठीक है। और ये आपको मिलेंगे मैक्रोफेजेस के अंदर, और ये इसका पैथोग्नोमिक भी है, ठीक है। तो ये आपने काफ़ी याद रखना है माइंड में कि टिश्यू पेपर की बात की जाए तो गॉशर्स, ठीक है। टिश्यू पेपर, क्रम्पल टिश्यू पेपर साइटोप्लाज्म इन मैक्रोफेज, तो दैट इज़ योर गॉशर्स डिजीज़, ठीक है।
फिर इसके बाद है 55-year-old woman, a 55-year-old man with a history of COPD presents with high-grade fever, productive greenish sputum, and shortness of breath. Chest X-ray shows right lower lobe consolidation. Sputum culture grows Pseudomonas aeruginosa. Which of the following is the most appropriate treatment? ठीक है। अच्छा, अभी पेशेंट को जो है हाई ग्रेड फीवर है, ग्रीनिश स्प्यूटम है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, फिर राइट लोअर लोब कंसोलिडेशन है। ठीक है, तो इसमें आपको इन्होंने कहा है कि ये सूडोमोनास एरिजिनोसा है, इसमें आपने देना है एमिपिनेम। ठीक है। अ चाइल्ड was presented to hospital. His mother told about previous throat infection for a minute, for which he was given a syrup containing sulfonamides. ठीक है। Now his lab finding shows increased bilirubin, Heinz bodies. बस ये तो डायग्नोस्टिक हो गया है। Heinz bodies स्पेसिफिकली आपको G6PD में नज़र आते हैं। And hemolysis. What deficiency could it be? J6PD deficiency. A non-diabetic patient presents with vomiting, abdominal pain and confusion. His random blood sugar is 395. Urine testing is positive with Benedict's and Rothra's test. तो बेनेडिक्ट और रोथरा टेस्ट है और शुगर एलिवेटेड है लेकिन बहुत ज़्यादा एलिवेटेड नहीं है, तो दिस बिकम्स योर DKA। ठीक है, अगर ये 1000 या 1000 प्लस होता फिर यू शुड गो फॉर HHS। ठीक है, और बेनेडिक्ट और रोथरा टेस्ट भी हम DKA के लिए करते हैं। ठीक है, बेनेडिक्ट में आपको ग्लूकोज डिटेक्ट करवाता है, रोथरा जो है आपको कीटोन बॉडीज़ डिटेक्ट करवाता है यूरिन में। During lumbar puncture at level of L1 and L2 after passing through the interlaminar spaces, what comes next? तो ये सारे के सारे लाइंस आपने ये सारे के सारे जो स्पेसेस हैं ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो इसमें आपने ये याद रखना है जब आप लंबर पंक्चर करते हो तो पहले कौन सा लेयर आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है। तो इसमें 8 के 9 लेयर्स हैं, आई थिंक 8 लेयर्स हैं। ठीक है, सो यू हैव टू मेमोराइज। इसका एक डायग्राम है, आप गूगल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरलेमुलर स्पेस को पास करते हो यू विल रीच द एपिड्यूरल स्पेस। ठीक है, यू विल रीच द एपिड्यूरल स्पेस। अच्छा, लिगामेंट per 10-year-old child presents with corneal opacity and mild anemia. Lab investigation shows increased free cholesterol, decreased cholesterol esters and HDL levels. Further evaluation reveals that free cholesterol cannot be processed in the plasma due to enzymatic defect. Which enzyme is the most likely deficient? तो ये LCAT की deficiency है, ये लेसिथिन कोलेस्ट्रोल एसिटाइल ट्रांसफरेज। अगर इस MCQ को आपने देखना है तो आई विल रिकमेंड कि आप फर्स्ट एड में जाए। ठीक है, और ये LCAT के बारे में थोड़ा स्टडी करें। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये आपके साथ कॉर्नियल ओपेसिटीज, माइल्ड एनीमिया, लैब्स में आपको इंक्रीज फ्री कोलेस्ट्रोल, डिक्रीज कोलेस्ट्रोल ईस्टर्स और HDL लेवल्स। ठीक है, तो ये फिर उसमें फ्री कोलेस्ट्रॉल कैन नॉट बी प्रोसेस्ड इन द प्लाज्मा ड्यू टू एंजाइमेटिक डिफेक्ट। ये फ्री कोलेस्ट्रॉल जो है ये आगे प्रोसेस नहीं हो सकता क्योंकि आपके साथ LCAT की डिफिशेंसी होती है। ठीक है, LCAT कैटेलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स इन HDL। तो अगर डिफिशेंसी ऑफ LCAT हो जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स जो है ये आपके साथ कन्वर्ट नहीं होंगे, तो इनकी एक्युमुलेशन हो जाएगी और इसके साथ ईस्टर फॉर्मेशन कम हो जाएगी और HDL लेवल्स भी कम हो जाएंगे। अ यंग चाइल्ड वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल, ही वाज हैविंग किंकी हेयर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, किंकी हेयर। किंकी वो कर्ली टाइप हेयर्स होते हैं, अक्सर अफ्रीकन्स में होते हैं। ठीक है, बिल्कुल वो बड़े से कर्ली हेयर्स होते हैं। तो ये आपके साथ स्पेसिफिकली आपको मिलते हैं मेनकीस सिंड्रोम में, मेनकीस सिंड्रोम। ठीक है, लो बॉडी टेम्परेचर भी होता है, मेंटल रिटार्डेशन और लो सीरम कॉपर। इन सारों में किसी और में भी आपको किंकी हेयर नज़र नहीं आता। ठीक है, जो मेनकीस सिंड्रोम है यू विल गेट
kinky hair in that. फिर उसके बाद a diabetic patient was brought to the hospital with symptoms of bloating and discomfort. Further details revealed that he was suffering from autonomic gastropathy. ये लास्ट नवंबर अटेम्प्ट में आया था. जब भी आपको कहते हैं डायबिटिक गैस्ट्रोपेरिसिस तो उसमें आपने देना होता है मेटाक्लोप्रोमाइड. अगर आपको उन्होंने कहा डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी या ऑटोनॉमिक गैस्ट्रोपैथी देन यू विल गिव एरिथ्रोमाइसिन. ठीक है, ये एक मोटिलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है और आपके साथ गैस्ट्रिक मोटिलिटी को ज़्यादा करता है, स्पेशली गैस्ट्रोपेरेसिस में. मैनी कैंसर शोज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड आर इनहेरिटेड. विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर सिंड्रोम इज़ इनहेरिटेड थ्रू ऑटोसोमल डोमिनेंट. तो ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव आपने याद करने हैं. जो फैप है वो आपके साथ ऑटोसोमल डोमिनेंट है. 15-year-old boy is brought with complaints of palpitation. On examination, he has multiple angiofibromas on the face and cardiac myomas on imaging. He also has a history of seizures and learning difficulties. ठीक है, तो ये आपके साथ जो है ट्रांसकोबालामीन TSC2 की TSC2 जब जीन जो म्यूटेट हो जाता है तो उसमें यू विल हैव कंप्लेंट्स ऑफ पैल्पिटेशन और मल्टीपल एंजियोफाइब्रोमास ऑन द फेस एंड कार्डियक मायोमास. ठीक है, तो दिस इज़ TSC2 की म्यूटेशन. TSC2 जीन किसके, इसे हम ट्यूबरिन कहते हैं. ये आपको ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में मिलेगा. ठीक है. 13-year-old boy came with untreated type 1 diabetes. Insulin injection will increase which of the following. तो अगर एक पेशेंट है उसको इंसुलिन इंजेक्शन आपने दिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या चीज़ इंक्रीज़ होगी, दैट इज़ योर ब्लड pH. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है. ये भी नवंबर अटेम्प्ट में आया था. ठीक है, उसमें उन्होंने यूरिन pH दिया था, ब्लड pH दिया था, बाकी सेम ऑप्शंस दिए थे. तो आपने याद रखना है कि जब आप इंसुलिन इंजेक्शन देते हो तो ये आपके साथ ब्लड के pH को इंक्रीज़ करवाएगा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स इज़ इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक गाबा, सेरोटोनिन एंड एपिनेफ्रीन. तो गाबा, सेरोटोनिन एंड एपिनेफ्रीन की सिंथेसिस में जो वाइटामिन यूज़ होता है दैट इज़ वाइटामिन B6. ठीक है, मैंने याद किया था गाबा, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रीन 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं. तो 3 × 2 6. ठीक है, बस 2 से कोई सेंस बनाओ ताकि ये याद हो जाए. गाबा, सेरोटोनिन और एपिनेफ्रीन के लिए यू नीड वाइटामिन B6. 65-year-old man with a long history of smoking presents with chronic cough and shortness of breath. ही इज़ डायग्नोज्ड विद COPD. ABGs में आपको pH जो है माइल्डली एसिडिक है, PCO2 जो है ज़्यादा है तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो गया, HCO3 भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो HCO3 बहुत ज़्यादा है तो ये आपके साथ है रिस्पायरेटरी एसिडोसिस. A female with active labor was transferred to the labor room after 15 minutes. She suddenly became critical and collapsed. What can be the cause of her death? ठीक है, जब भी एक फ़ीमेल पेशेंट हो, लेबर की बात की हो, प्रेगनेंसी की बात की गई हो, तो आपने एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज़म की तरफ डायरेक्टली जाना है. ठीक है, एयर एम्बोलिज़म में हिस्ट्री ऑफ पासिंग CVP होगा. लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, ठीक है, डाइड ऑन द वे टू द हॉस्पिटल, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज़म होगा. और प्रेग्नेंट नहीं हो, सिर्फ लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो, सडन डेथ हो तो उसमें पल्मोनरी एम्बोलिज़म होगा. सिर्फ लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो और डेथ हो तो दैट इज़ फैट एम्बोलिज़म. सडन डेथ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की बात आ जाए तो गो फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज़म. अ कराची रेजिडेंट वेंट टू हुंजा. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हाई इन हिज बॉडी. तो हुंजा में वो एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे आप जब भी हिली एरिया में जाते हो तो आपके बॉडी में एरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होगा एरिथ्रोपोएटिन.
A doctor was posted in Karachi and he observed that residents of the city have high incidence of developing malignancy of their prevalent local habits. तो कराची में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट जो है वो है ओरल कैंसर, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत पान वगैरह खाते हैं, ठीक है. तो ओरल कैंसर इज़ at the top in Karachi. A patient presents with short neck, low posterior hairline, limited neck mobility, and fusion of 3 cervical vertebrae was seen on imaging. ठीक है. तो जब भी आपको फ्यूजन ऑफ C3 मिलता है, फ्यूजन ऑफ C3 आपको कौन से डिजीज़ में मिलता है? क्लिपल-फील्ड सिंड्रोम में मिलता है. फ्यूजन ऑफ C3 सिर्फ ये मेंशन किया हो स्टेम में तो डायरेक्टली गो फॉर क्लिपल-फील्ड. समटाइम्स इन्होंने मेंशन किया होता है कोई हार्ट डिजीज़ होगा या कोई हार्ट का कोई सिंड्रोम होगा, तो वो भी इसके साथ एसोसिएटेड होता है और इसमें फ्यूजन ऑफ C3 होता है. दिस इज़ योर मेन पॉइंट. अच्छा, और आपने स्टेम से क्या याद रखना है कि इसका लो पोस्टीरियर हेयरलाइन इसका लो हो गया होगा, नेक मोबिलिटी भी उसकी जो है लिमिटेड होगी, ठीक है. तो दिस इज़ क्लिपल-फील्ड सिंड्रोम. ऑप्शन नंबर सी. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट ऑफ मिस्थीनिया ग्रेविस? तो जेंटामाइसिन नहीं देना क्योंकि दैट इज़ नेफ्रोटॉक्सिक, ठीक है. A neonate presents with signs of neonate meconium ileus and history of recurrent coughing. एग्जामिनेशन में आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस नज़र आ रहा है, ठीक है. तो ये कौन से विटामिन की डिफिशेंसी की वजह से? तो दिस इज़ ड्यू टू विटामिन ई डिफिशेंसी. मेकोनियम इलियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, न्यूनेटल एज है तो सिस्टिक फाइब्रोसिस की तरफ जाता है जहाँ पे आपको फैट सॉल्युबल विटामिन की डिफिशेंसी मिलती है. इसमें ADEK आता है. अ डिफेक्ट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ glycoxylate and increase oxalate production and kidney stones. ठीक है. तो increase oxalate production, kidney stones, इन सब के साथ रिलेशन है ग्लाइसिन का. 40-year-old man with a history of kidney transplant presents with fever, productive cough and pleuritic chest pain for 10 days. He has shortness of breath and hypoxia on room air. Chest X-ray shows bilateral diffuse infiltrates, sputum culture and BAL yeast with narrow-based Cryptococcus neoformans. Fungal infection है, amphotericin B देना है, ठीक है. A patient is taking anti-TB drugs. He is having tingling sensation and numbness in the limbs. तो neurological symptoms उसको B12 की वजह B6 की वजह से होंगे, ठीक है. ये न्यूरोलॉजिकल नहीं, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी की बात कर रहे हैं, ठीक है. और इसमें आपने देना है B6, ठीक है. विच एंजाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन टू एपिनेफ्रिन? तो नॉरएपिनेफ्रिन टू एपिनेफ्रिन इज़ डोपामीन हाइड्रोक्सिलेज. डोपामीन, आई थिंक इट्स ए, सॉरी इट इज़ सी, सॉरी. तो इसमें आपने फिनाइल इथेनोल अमीन एन मीथाइल ट्रांसफरेज, अभी मैंने ए कहा और अभी मैं सी कह रहा हूँ, तो समटाइम्स आपको इससे भी याद होगा कि अच्छा पहले सर ने ए कहा था फिर उन्होंने सी कहा था. तो आपने याद रखना है कि कन्वर्जन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन टू एपिनेफ्रिन रिक्वायर्स फिनाइल इथेनोल अमीन एंड मीथाइल ट्रांसफरेज PNMT, ठीक है. नॉरएपिनेफ्रिन को एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट करवाता है. अच्छा, फिर इसके बाद है a old male is having pain during walking in lower back and pelvic area. There is no fracture and trauma history. इन्वेस्टिगेशन में आपको ALP बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है. सीरम कैल्शियम आपको ज़्यादा मिल रहा है, सीरम फॉस्फेट भी आपको ऑलमोस्ट नॉर्मल है मे बी. वट इज़ ही सफरिंग फ्रॉम? तो ये भी आपको नवंबर अटैम्प्ट में, लास्ट नवंबर अटैम्प्ट में आया था. Paget's disease of the pelvis, ठीक है. A patient is having chest pain which is radiating to the left arm and jaw. Further workup revealed unstable angina during hypoxic phase.
in affected myocardium, which metabolic process would be occurring? तो this is anaerobic glycolysis and glycogenolysis. ठीक है. 6-year-old child presents with chronic productive cough, recurrent respiratory infection and failure to thrive. He is diagnosed with cystic fibrosis. तो cystic fibrosis में आपको क्या मिलता है? इसमें आपको मिलता है ऑप्शन ए, दैट इज़ योर थिकन बेसल लैमेला. आपने याद रखना है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में थिक बेसल लैमिना, you will get thick basal lamina. A female with 37 weeks of gestation presents with bilateral leg swelling and shortness of breath. BP is 165 by 90. She's also having proteinuria. What is the probable cause? तो BP भी उसका ज़्यादा है और pregnant भी है, तो this is preeclampsia. ठीक है, preeclampsia. Fluid can be accumulated in the abdominal cavity due to increased hydrostatic pressure or decreased oncotic pressure. What type of fluid is this? This is transudative fluid. An HIV positive patient, CD count 110 है, non-compliant with antiretroviral therapy, has developed dry cough, shortness of breath and low-grade fever. Chest X-ray में आपको bilateral interstitial infiltrates नज़र आते हैं. तो what is the causative agent? The causative agent is pneumocystitis cerevisiae. फिर patient presents with complaints of diarrhea, cramping, abdominal pain, diagnosis of Crohn's disease. तो बेस्ट ट्रीटमेंट आपने क्रॉन्स में क्या देना है? मेसेलेमिन. ठीक है. अच्छा, which of the following receptor or protein in the intestinal mucosa help remove harmful or toxic substances that have been absorbed by transporting them back into the gut lumen? तो इसमें P ग्लाइकोप्रोटीन MDR1 याद रखना है कि रिसेप्टर या प्रोटीन जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में है, प्रेजेंट है, और ये आपके साथ रिमूव करता है हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस को. ठीक है, तो दैट इज़ द पी ग्लाइकोप्रोटीन. पी ग्लाइकोप्रोटीन आपको मिलेगा इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में. ठीक है, और वहाँ से टॉक्सिक सब्सटेंस को ये ट्रांसपोर्ट करता है गट ल्यूमन में. पेशेंट प्रेजेंट्स टू द इमरजेंसी विद फेशियल एंड थ्रोट स्वेलिंग, itching and palpitation. He gave history of penicillin for 2 days for sore throat. Which mechanism is most likely cause of his current complaints? Current complaints का जो cause है, that is your histamine induced reaction. Patient emergency में आया, facial and throat swelling है, palpitation है, और वो penicillin वगैरह भी यूज़ कर रहा है. ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा कि दिस इज़ अ हिस्टामीन इंड्यूस्ड reaction. Histamine is released from which cells? It is released from mast cells. Option A. A boy was brought to the hospital who had apathic look, pale face, weak hair, abdominal distension. क्वेश्योरकर की बात कर रहे हैं. ठीक है, he is resident of remote area and there is no proper sanitation system, so this is क्वेश्योरकर. What is the most common cause of fatty liver in Pakistan? Most common cause of fatty liver in Pakistan is decreased protein intake. Protein intake ये बड़ा कंट्रोवर्शियल MCQ है. ठीक है, तो आप बस इसको याद रखें कि प्रोटीन इंटेक सबसे पहले आपने ऑप्शन में ये चीज़ लिखनी है. डिक्रीज्ड प्रोटीन्स बहुत नहीं खाता, तो इट कैन कॉज फैटी लिवर. Patient having क्वेश्योरकर comes to the hospital for evaluation and treatment. Doctor ordered baseline investigation. What is the classical finding in LFT of क्वेश्योरकर? That is your decrease albumin कम होगा और बिलिरुबिन सिर्फ डिक्रीज एल्ब्यूमिन होगा. ठीक है, याद रखना है कि there will be only decreased albumin. A patient came to the hospital with 5 episodes of vomiting. He has no other complaints. Investigation revealed increased lipase and a hypodense area in the abdomen related to the fistula formation. तो fistula formation गट के कौन से पार्ट में आपको नज़र आता है? You will get fistula in the duodenum. ठीक है, जो acute pancreatitis है उसमें pancreatic enteric fistula बनता है. ठीक है, और ये आपके साथ duodenum को इन्वॉल्व करता है.
A child was brought to the hospital with epistaxis. Examination and imaging revealed a fleshy mass extending from the spinopalatine foramen to the left infratemporal fossa. ऐसा कौन सा मास है जो आपके साथ स्पिनोपेलेटाइन फोरामेन से लेफ्ट इंट्राफोरामेन फोसा तक एक्सटेंड होता है? दिस इज जुवेनाइल नेजोफेरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा। एंजियोफाइब्रोमा जो है ये एक फ्लैशी मास है जो एक्सटेंड करता है स्फीनोपेलेटाइन फोरामेन से लेकर इंफ्राटेम्पोरल टेम्पोरल फोसा तक। सो दिस इज़ योर जुवेनाइल नेजोफेरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा। ठीक है, जुवेनाइल नेजोफेरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा जो है ये आपको मेल्स में नज़र आता है, वेस्कुलर ट्यूमर है। ठीक है, नेजोफेरिंग्स का है, वेस्कुलर ट्यूमर ऑफ द नेजोफेरिंग्स, और ये यहाँ से ओरिजिनेट करके यहाँ तक एक्सटेंड करता है। यह आपके साथ एडोलेसेंट बॉयज़ में आपको नज़र आएगा और pre-pubertal children में। Patient with chest pain was given sublingual nitroglycerine. What is the primary reason for this route of administration? तो आपने एक पेशेंट को सबलिंगुअल नाइट्रोग्लाइसरीन क्यों दिया? To avoid degradation by gastric acid, to prevent nausea and vomiting, to bypass hepatic first pass metabolism. अच्छा, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपने सबलिंगुअल रूट इसलिए दिया कि ये आपके साथ हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर सकें। सेलुलर स्वेलिंग इन हाइपोक्सिया किसकी वजह से होता है? जब आपके साथ वाटर एक्यूमुलेशन होता है, इट कॉजेस सेलुलर स्वेलिंग। कोलिसिस्टेक्टमी के बाद एक फ़ीमेल पेशेंट को एब्डोमिनल पेन, नोज़िया एंड ब्लोटिंग के सिम्टम्स हुए। शी इज़ एडवाइज टू अवॉइड फैटी मील्स एंड टेक फ्रीक्वेंट शॉर्ट मील्स। This is advised due to the immediate inavailability of which this is due to bile salts. Patient came with abdominal discomfort after taking high carb meal. He has underwent pancreatectomy recently. Which food nutrient may have caused this? तो ऐसा कौन सा food nutrient है? That is your starch. A 45-year-old chronic alcoholic man presents to the ED with unconsciousness. He has not eaten for the last 3 days. On examination, he is hypotensive and hypoglycemic. Which of the following best describe the prominent metabolic state? ठीक है, तो इसमें आपको मैं सिर्फ आंसर्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दीज वीडियोज़ आर स्पेसिफिकली डिज़ाइंस फॉर योर रिविजन पर्पसेस, और बिफोर द एग्ज़ाम इन द लास्ट वीक अगर आप इनको देखें तो जो करेक्ट आंसर्स है वो आपके माइंड में बैठ जाएंगे। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट प्रीडोमिनेंट मेटाबॉलिक स्टेट इन द बॉडी क्या होगा? जो फैटी एसिड्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगी और कीटोन बॉडी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, इंक्रीज कीटोन बॉडी प्रोडक्शन। 22-year tall thin male presents with sudden onset severe chest pain radiating to the back. On examination, he has a high arched palate, arm span greater than his height, and upward lens dislocation. तो आपने याद रखना है upward lens dislocation, this is very important point for this scenario. इको में आपको एओर्टिक रूट डायलिटेशन और डायसेक्शन वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, तो ये तो टिपिकल हो गया मारफान सिंड्रोम के लिए। लेकिन अगर इन्होंने आपको कहा लेंस डिसलोकेशन डाउनवर्ड्स, then you have to choose homocystinuria, option number B. In pancreatitis, mesenteric fat is often necrosed. तो pancreatitis में आपको fat necrosis नज़र आती है। In a patient of CRF, there are decreased level of calcium and increased phosphate. ठीक है, तो what is the cause? तो आपके साथ low 125 dihydroxycholecalciferol होता है। 45-year-old woman underwent surgical excision of the left submandibular gland due to chronic cyalolith. Post-operatively, she complains of numbness on the anterior of her tongue on the same side. Which of the following nerve is most likely injured during this procedure? तो इसमें आपके साथ कौन सा नर्व इंजर होगा? दैट इज़ योर लिंगुअल नर्व। ठीक है, ये आपके साथ नवंबर अटेम्प्ट में आया था। अच्छा, वुमेन है underwent surgical excision of the left submandibular gland due to chronic cyalolith.
Post operatively, there is complaint of numbness on the anterior of her tongue on the same side. तो ये कौन से नर्व की वजह से? दिस इज़ ड्यू टू लिंगुअल नर्व की वजह से. 49-year-old female presents to the hospital. She told that she has been on ATT. Now her skin was becoming darker and buccal mucosa was also pigmented. Her palmar crease were deep and she was dehydrated. Which complication she might have developed? तो कौन सा complication होगा? That is your Addison's disease. पिगमेंटेड स्किन डार्कर है और बकल म्यूकोजा भी पिगमेंटेड है. ATT ले रहा है. दिस इज़ एसोसिएटेड विद एडिसन्स डिजीज़. बस इसको आप याद कर लो. An edematous patient was prescribed with loop diuretics to relieve his symptoms. Which acid-base disturbance is most likely to develop as a result? एडिमा का पेशेंट है, उसको आपने लूप डायूरेटिक्स दिया, ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आपको नज़र आएगा, ठीक है, हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस. A patient who is taking anti-TB drug develop anorexia, fatigability, skin pigmentation, dry mouth. Her lab finding shows which of the following electrolyte abnormality. तो आपके साथ पेशेंट है, एंटी टीबी ड्रग ले रहा है, तो इसमें हाइपरकेलीमिया के चांसेस है. स्किन पिगमेंटेशन, ड्राई माउथ. दिस बिकम्स एड्रीनल इंसफिशेंसी. एड्रीनल इंसफिशेंसी में क्या होता है कि एड्रीनल इंसफिशेंसी में आपने पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस के बारे में अगर वो पूछते हैं तो यू हैव टू think about hyperkalemia. Which of the following amyloid accumulation will be seen in patient of plasma cell dyschariasis? Plasma cell dyschariasis में amyloid light chain की accumulation आपको नज़र आएगी, ठीक है. कौन से अमाइलॉइड की accumulation होती है प्लाज्मा सेल डिस्केरियसिस में? तो जो अमाइलॉइड लाइट चेन है उसकी आपके साथ accumulation होगी. कोरोना इज़ डेंजरस वायरस विच हैज़ अफेक्टेड मिलियन ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट वायरस एंड ट्यूमर सेल्स कौन से होंगे? दैट विल बी योर नेचुरल किलर सेल्स. Severe combined immunodeficiency is severe disease which decreases immunity and exposure to the body to deadly pathogens. Which enzyme deficiency leads to this condition? अच्छा, स्किड जो है, स्किड SCID जो है, ये सारे के सारे बी सेल्स और टी सेल्स डिसऑर्डर्स, कंबाइन बी और टी सेल्स डिसऑर्डर, इसका एक बहुत ज़बरदस्त टेबल है फर्स्ट एड में. तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप उसको देखें, क्योंकि सिर्फ स्किड पे आपको MCQ नहीं आ सकता. इसके जो और सारे के सारे टाइप्स हैं, बी सेल के डिसऑर्डर्स, टी सेल के डिसऑर्डर, आप उनको लाजमी देखें. जो स्किड है उसमें आपके साथ एडिनोसिन डी अमाइनेस की डिफिशेंसी होती है, ठीक है. अच्छा, कोरोनरी साइनस ड्रेन्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर? तो कोरोनरी साइनस आपके पास ड्रेन करता है राइट एट्रियम में, ठीक है. A patient was having chest pain with vomiting and diaphoresis. Pain is unrelated to postural change. ECG में आपको ST elevation नज़र आता है. In lead 1 AVL, जब भी L नज़र आए, that L stands for lateral, तो lateral wall की बात कर रहे हैं, और V6, ठीक है. अच्छा, H2 blocker are of no benefit in which of the following? H2 blockers का कोई बेनिफिट नहीं है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में. A patient has orthopedic surgery for multiple fractures. He is vitally stable and shifted to the ward. उसके बाद suddenly unwell, dyspneic और disoriented हो गया. तो ये फैट एम्बोलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं. Let's see the option. हाँ, fat embolism. A child presents with pain and swelling in the leg following minor trauma. Examination revealed localized warmth, tenderness, erythema, and the child has a temperature of 101. Which of the following inflammatory mediator is most responsible for this systemic febrile response? तो इस systemic febrile response के लिए interleukin 1. जब भी फीवर की बात आ जाए तो बस ब्लाइंडली आंखें बंद करके इंटरल्यूकिन 1 अगर ऑप्शन में हो, गो फॉर दैट.
An HIV positive patient presents to the hospital with lethargy, low grade fever, and purple skin lesion. Lab shows normocytic normochromic anemia. तो ये आपके साथ HIV की हिस्ट्री भी है और फिर उसके बाद स्किन लीजन्स की बात हो रही है. दिस इज Kaposi sarcoma. FAP is autosomal dominant. Which of the following is other autosomal dominant? तो ये इसमें हंटिंगटन डिजीज़ आपके साथ autosomal dominant है. फिर उसके बाद है पेशेंट को डिस्यूरिया है एंड बर्निंग मिक्चुरेशन. शी वॉज प्रिस्क्राइब्ड सम एंटीबायोटिक्स फॉर हर यूटीआई. नाउ शी केम विद डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन. इन्वेस्टिगेशन में यू investigation revealed presence of multiple pseudo membranes on the large gut. तो ये आपके साथ कौन सा ड्रग उसने लिया है जिससे ये चीज़ें कॉज हुई हैं? तो दैट इज़ योर सिप्रोफ्लॉक्सिसिन. Clindamycin is more notorious than ciprofloxacin. Both cause pseudomembrane colitis. But यहाँ पे स्टेम में आपको इन्होंने कहा है कि which antibiotic is used in UTI treatment. ठीक है, तो यूटीआई ट्रीटमेंट में आपने फिर देना है सिप्रोफ्लॉक्सिसिन. ठीक है, अगर यूटीआई प्लस सूडोमोनास इन्फेक्शन हो और आपसे एंटीबायोटिक के बारे में पूछते हैं तो फिर उसमें आपने सिप्रोफ्लॉक्सिसिन देना है. अगर सिर्फ और सिर्फ यूटीआई है तो उसमें फिर यू कैन गिव सेफटिजिडीम. और इसमें क्लिंडामाइसिन सिप्रोफ्लॉक्सिसिन से ज़्यादा नोटोरियस है. लेकिन यहाँ पे इन्होंने यूटीआई के बारे में पूछा है तो उस केसेस में आपने यूटीआई में सिप्रोफ्लॉक्सिसिन देना होता है. ठीक है. 60-year-old patient with interstitial lung disease presents with progressive dyspnea. Pulmonary function tests reveal impaired gas exchange. Which of the following factors would most likely contribute to the decrease oxygen diffusion across the alveolar capillary membrane? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ योर इंक्रीज एल्वियोलर थिकनेस. उसकी वजह से क्या होता है कि देयर वुड बी डिक्रीज ऑक्सीजन डिफ्यूजन कैपेसिटी, ऑक्सीजन डिफ्यूजन अक्रॉस द एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन. ये किसकी वजह से? जब आपके साथ एल्वियोलर मेम्ब्रेन की थिकनेस ज़्यादा होगी. 58-year-old man with 20-year history of smoking presents with evaluation of chronic cough and sputum production. Bronchial biopsy shows the loss of cilia and replacement of pseudostratified columnar epithelium with a multi-layered flat epithelium. Which of the following best describe this histological change? तो ये आपके साथ क्या होता है कि स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो जाता है और स्क्वेमस आपके साथ क्या होगा? इट विल चेंज इनटू कोलमनर. ठीक है. जो बैरेट एसोफेगस है उसमें भी आपके साथ सिंपल स्क्वेमस चेंजेस इनटू द कोलमनर. तो क्रॉनिक स्मोकिंग वगैरह स्मोकर है, ठीक है, और कफ वगैरह है और एपिथेलियम के बारे में पूछ रहे हैं तो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हुई है और उसका एपिथेलियम चेंज हो जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी? तो टाइप 1 डायबिटीज़ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में होता है. ठीक है. रफ़ीउल्लाह में एक टेबल है. आई विल 100% रिकमेंड कि आप ये टाइप 1, 2, 3, 4 हाइपर सेंसिटिविटीज़ के जितने भी एग्ज़ाम्पल हैं कोशिश करें कि आप इनको याद करें क्योंकि एनी एग्ज़ाम्पल पे पार्ट 1 MCQ दे सकता है. तो ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2, D2, F2? जब भी प्रोस्टाग्लैंडिन ये टाइप्स वगैरह सब छोड़ें, प्रोस्टाग्लैंडिन आ जाए, ठीक है, तो वेजोडाइलेशन. ठीक है. प्रोस्टाग्लैंडिन में D फॉर डी याद रखिए. वेजोडाइलेशन, प्रोस्टाग्लैंडिन वेजोडाइलेशन, नॉट कंस्ट्रक्शन. डायलेशन करवाता है. ठीक है. प्रोस्टाग्लैंडिन आपने दिया एक पेशेंट को तो ठीक है उसमें ये वेजोडाइलेशन कॉज करवाएगा. ठीक है. Which of the following correctly describe the function of complement component C3A and C5A? एनाफाइलोटॉक्सिन्स हैं तो एनाफाइलोटॉक्सिन एक्टिविटी है इसमें. ऑप्शन नंबर डी में एनाफाइलोटॉक्सिन्स की बात करें. C3A, C4A, C5A, ये ए जब आ जाए तो एनाफाइलोटॉक्सिन के पीछे घूमो. ठीक है. और कीमोटैक्सिस भी है साथ में. म्यूटेशन इन प्रोटोऑन्कोजीन्स आर एसोसिएटेड विद वेरियस मैलिग्नेंसीज. व्हाट आर
प्रोटो ऑन्कोजीन्स। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स आपके साथ एक नॉर्मल जीन है जो आपके साथ सेल प्रोलिफरेशन करवाता है। प्रोटो ऑन्कोजीन इज़ अ नॉर्मल जीन कॉजिंग promoting cell proliferation. 18-year-old girl having type 1 diabetes for which she is taking regular insulin. She's having persistent raised fasting blood glucose. What adjustment should be done to improve her ग्लाइसीमिक कंट्रोल? तो एडजस्टमेंट में आपने उसको रेगुलर और इंटरमीडिएट इंसुलिन देना है ट्वाइस डेली, ठीक है। अच्छा, इसमें काफ़ी डिटेल्स हैं, तो आप आई विल रिकमेंड कि आप वो डिटेल्स देखें, क्योंकि मैं अगर इस वीडियो में उन डिटेल्स तक जाऊं तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। इसमें इंसुलिन के टाइप्स आपने याद रखने हैं, डायबिटिक्स एंटी डायबिटिक ड्रग्स याद रखने हैं, उनकी कोई स्पेसिफिक फंक्शन है या कौन से कंडीशन में आपने उनको अवॉइड करना है, किस कंडीशन में देना है, कौन सा वेट लॉस करवाता है, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं फ्रॉम यू कैन यूज़ फर्स्ट एड और गूगल फॉर दिस। Patient in neurology ward underwent excision of the craniopharyngioma involving pituitary gland. Which cells of the pituitary have the largest secretory granule? तो largest secretory granule की बात आ जाए तो डायरेक्टली गो फॉर बेजोफिल, ठीक है। उस बेजोफिल में आपको लार्जेस्ट सिक्रीटरी ग्रेन्यूल नज़र आएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस के बारे में जो ट्रू है कि ये आपके साथ मोनोसाइट से डिराइव होते हैं। डॉक्टर जो है कंडक्टिंग कोहॉर्ट स्टडी टू एसेस द रिलेशनशिप बिटवीन dental disease and cardiovascular health. During the study, he observed many participants are smoker, which may affect the association with the exposure and outcome. तो ये आपके साथ एक confounding bias हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे bias के types आपको आने चाहिए, ठीक है। कि selection bias में क्या होता है, observe bias is an error, ठीक है। observation में कोई error हो, that is observation bias। सिलेक्शन, अगर आप सिलेक्शन में कोई एरर करते हैं, दैट इज़ सिलेक्शन बाइस, ठीक है। एक पेशेंट पास्ट चीज़ को रिकॉल नहीं कर सकता, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अ पेशेंट डज नॉट नो कि ही हैज़ बीन स्मोकिंग फॉर द लास्ट हाउ मेनी ईयर्स, दैट इज़ योर रिकॉल बाइस। कंफाउंडिंग बाइस किसको कहते हैं, व्हेन अ थर्ड वेरिएबल इज़ एसोसिएटेड विद बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम। थर्ड वेरिएबल यहाँ पे कौन सा था, स्मोकिंग, जो तो और it distorts the true relationship between them, that is confounding bias, ठीक है। एक्सपोजर में आपके साथ पीरियड या डेंटल डिजीज थे, आउटकम में कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ था, और इसके साथ एक थर्ड फैक्टर एसोसिएटेड था, दैट वाज स्मोकिंग, तो दैट इज़ योर कंफाउंडिंग बाइस, ठीक है। अच्छा, female came with terminal cancer to the hospital. She was on symptomatic treatment. She is tearful and sad about her recurrent miscarriages due to her disease. What will be the best approach? तो जो best approach है आपने उसको empathy देनी होगी, ठीक है। empathy देनी होगी। तो for today, for SK 21 paper 2 हम 100 MCQs के sequence में जाएंगे। So this was enough for today. If you like the videos, please do like, subscribe and share, and thanks for watching.